नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर देहरादून में लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह का कार्यक्रम। सीएम धामी पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी हुए शामिल। सेनानियों और परिवार के लोगों का किया स्वागत, अभिनंदन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तबीयत स्थिर, सीने में उठा था दर्द। नैनीताल में कुमाऊं यूनिवर्सिटी के स्वर्ण जयंती समारोह में हो रहे थे शरीक। देहरादून में धामी कैबिनेट की हुई बैठक, 4 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। मॉनसून सत्र का स्थान और तारीख सीएम करेंगे तय। लालकुआ में पर्यटकों की अतिरिक्त भीड़ के चलते चलाई गई स्पेशल ट्रेन। सांसद अजय भट्ट लालकुआ वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। और उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट, देहरादून में झमाझम बरसे मेघ, गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने लोगों से की सतर्क रहने की अपील। आपातकाल लागू किए जाने की 50वीं वर्षगांठ पर मुख्य सेवक सदन में संविधान हत्या दिवस पर लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सेनानियों और परिवार के लोगों का स्वागत और अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर आपातकाल में मीसा और डीआईआर बंदियों के साथ संवाद भी किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी शामिल हुए। सीएम ने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों की समस्याओं के निस्तारण के लिए शासन स्तर पर नोडल अधिकारी नामित किए जाएंगे। साथ ही उनके कल्याण और हित में मॉनसून सत्र में अधिनियम लाने की भी तैयारी किए जाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। सीएम ने कहा कि लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा और इसमें वृद्धि भी की जाएगी। साथ ही सेनानियों को तत्काल प्रमाण पत्र भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। मैं आप सभी को, लोकतंत्र सेनानियों को, उनके परिजनों को, सबको मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और आप सभी ने जेल की काल कोठरियों में रहकर लोकतंत्र के दीप को बुझने नहीं दिया। क्या आप जैसे लोकतंत्र प्रियों के तब क्या अटूट संकल्प का परिणाम है, जिसके कारण भारत के प्रत्येक नागरिक के मन में लोकतंत्र के प्रति एक निष्ठ आस्था विद्यमान है। और भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में 25 जून 1975 का दिन हमेशा एक काले अध्याय के रूप में याद किया जाएगा। और आज से 50 वर्ष पूर्व इसी दिन देश पर आपातकाल थोपा गया और संविधान की आत्मा को कुचलने का प्रयास किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज नैनीताल के कुमाऊं विश्वविद्यालय में हुए कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां पर अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। इसके बाद आनन फानन में उन्हें राजभवन लाया गया। यहां डॉक्टरों की टीम उनकी जांच कर रही है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। दरअसल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उत्तराखंड के नैनीताल दौरे पर हैं। यहां उन्होंने नैनीताल विश्वविद्यालय के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम खत्म होने के बाद जैसे ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सभागार से बाहर निकल रहे थे, तभी उनके सीने में अचानक दर्द उठा। उनके साथ मौजूद पूर्व सांसद महेंद्र पाल और उपराष्ट्रपति के सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें संभाला। उन्होंने याद किया, नहीं तो पुराने समय में आज कौन किसको ज्यादा वो करता है। उनकी एक क्वेश्चन है, भारत के दूसरे व्यक्ति हैं वो उपराष्ट्रपति है। उन्होंने याद किया, इमोशनल भी उनकी थोड़ा तबियत भी गड़बड़ाई और बाद में नॉर्मल हो गए थे, लेकिन इमोशनल होने की वजह से थोड़ा हो रहा। मैं उनका बहुत आभारी हूँ। कुमाऊं यूनिवर्सिटी उनकी बहुत आभारी रहेगी। उन्होंने यहाँ आए, अपना महत्वपूर्ण भाषण दिया और 100 स्टूडेंट को पार्लियामेंट दिखाने और अपना गेस्ट के लिए आमंत्रित किया है। मेरे को भी कहा है, मैं भी 100 स्टूडेंट के साथ उपराष्ट्रपति जी से मिलने दिल्ली जाएंगे।
उत्तराखंड पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की अचानक तबीयत बिगड़ गई। उन्हें तुरंत नैनीताल राजभवन ले जाया गया। यहां पर डॉक्टरों ने उनका चेकअप किया। फिलहाल उनका स्वास्थ्य ठीक बताया जा रहा है। आज देश के उपराष्ट्रपति माननीय धनखड़ जी हमारे स्वर्ण जयंती समारोह नैनीताल विश्वविद्यालय में आए थे और बहुत अच्छा उनका उद्बोधन रहा। बीच में उनका स्वास्थ्य थोड़ा सी गड़बड़ हो गया था, लेकिन वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। मैं भी उनको देखने गया था, सारे स्वास्थ्य विभाग की टीम वहाँ गई थी और किसी को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो अब बिल्कुल स्वस्थ हैं और मुझे लगता है कि जो उनके कार्यक्रम है वो सब यथावत रहेगा। देख के तो हमारी पुरानी वो है तो थोड़ा इमोशनल हो गए, उसकी वजह से थोड़ा उनको इमोशनल रहे, मतलब उसमें फिर ठीक हो गए। नॉर्मल थोड़ा इमोशनल थे, है ना, तो फिर उनको गाड़ी में बिठा दिया और फिर नॉर्मल हो गए, हाथ हिलाते गए। ठीक है, कोई ऐसा बात बने, एक साथ रहे, बहुत अच्छे संबंध। सुप्रीम कोर्ट में भी जाते थे, मैं भी सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े लॉयर रहे, तो वहाँ भी बहुत बार साथ थे। तो इसलिए यहाँ आए हैं तो पूरा दौर अच्छा रहा हम लोगों का। और उनको थोड़ा ये था कि हल्का मेरे से संपत्ति रखते थे, उनको ये लगता था कि ये पीछे छूट गया। ये बेसिक थीम है इसकी। तो ऐसे नहीं हुए, तो हमारे अच्छे मित्रों में से स्वास्थ्य ठीक है, कोई ऐसा नहीं। देहरादून में सचिवालय में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 4 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मोहर लगाई। बैठक में उत्तराखंड विशेष शिक्षा शिक्षक सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी मिली। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण तृतीय चरण के शुरू होने की दशा में इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए पंचायती राज विभाग को अधिकृत किया गया। उत्तराखंड की पंचम विधानसभा के साल 2025 का वर्षाकालीन के द्वितीय सत्र आहूत किए जाने को मंजूरी मिली है। स्थान और तिथि निर्धारण के लिए मंत्रिमंडल ने सीएम धामी को अधिकृत किया। एकल सदस्य समर्पित आयोग की तृतीय रिपोर्ट का अध्ययन कर सुझाव प्रस्तुत किए जाने के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति के सुझावों और संस्तुतियों को मंत्रिमंडल के सम्मुख रखा गया। पूर्वोत्तर रेलवे इज्जत नगर मंडल की ओर से ग्रीष्मकाल में होने वाली यात्रियों और पर्यटकों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए लालकुआ वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन का आज नैनीताल लोकसभा सांसद अजय भट्ट, लालकुआ विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट, हल्द्वानी मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। इसमें आज पहले दिन 176 यात्रियों ने आरक्षण करवाया। इसके अलावा कामाख्या ट्रेन की शुरुआत भी जल्द होने वाली है। बरेली, कासगंज, मथुरा, आगरा भी जाएगी, वहाँ से ग्वालियर, झांसी। तो मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी को बधाई देता हूँ कि जो भी हमने ट्रेन ऑन डिमांड मांग करी है, तो उसको उन्होंने बहुत ही उत्साहित होकर हमारे उत्तराखंड की जनता को उत्साहित किया है और कहीं पर भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेशों के अनुपालन में राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखंड द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 के अंतर्गत प्रस्तावित नामांकन प्रक्रिया और उससे संबंधित अन्य निर्वाचन कार्यवाहियां अगले आदेशों तक स्थगित कर दी गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत चंपावत मनीष कुमार ने जनपद के सभी अधिकारियों, निर्वाचन कर्मियों और संबंधित पक्षों को निर्देश जारी किए हैं। 3 ब्लॉक के चुनाव प्रक्रिया संभाल रही एसडीएम लोहाघाट नीतू डांगर ने बताया कि सभी संबंधित अधिकारी और कार्मिक निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। चुनाव पर लगी रोक से दावेदार काफी परेशान नजर आ रहे हैं। कई लोगों के द्वारा विभिन्न पदों के लिए टिकट भी लिए गए थे। अभी पूर्व में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई थी और मेरे पास 3 ब्लॉक थे, पाटी, बाराकोट और लोहाघाट, जिसके लिए हमने सारी तैयारियां कर ली थी और हमारा रूट चार्ट, हमारा एएमएफ, हमारा कंटीजेंसी प्लान सब रेडी हो गया था, जो भेजा भी जा चुका था। परंतु वर्तमान में माननीय राज्य निर्वाचन आयोग से स्टे का ऑर्डर जारी किया गया है, जिसके क्रम में वर्तमान में अभी स्टे यथावत है। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से खबर है। यहां पर खटीमा नगरपालिका सभागार में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा 5 दिवसीय आम के प्रसंस्करण से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हुआ।
नगरपालिका में पहली बार आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में क्षेत्र की लगभग 45 महिलाओं ने प्रशिक्षण दिया, जिसमें आम का अचार, आम पन्ना, आम की खट्टी मीठी चटनी, आंवले का अचार, कटहल का अचार, करेले का अचार आदि बनाने का प्रशिक्षण उद्यान एवं खाद्य प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिया गया। और आज प्रशिक्षण में मैंने देखा कि महिलाओं के अंदर जो जोश खरोश है वो देखने लायक। अगर ये चीज़ आप लोग हाल में मौजूद होते तो आपको महसूस होता कि वास्तव में प्रशिक्षण हो रहा है, महिलाएं कुछ करना चाहती हैं, चाहे बुनाई से संबंधित हो, चाहे अचार बनाने से संबंधित हो, चाहे जूट की टोकरियाँ बनाने से हो, इनका कहीं मशरूम से हो, चाहे शहद से हो, हर क्षेत्र में, चाहे अभी घरों में इनके यहाँ तेल की मशीनें लगी हुई हैं, उसकी पैकेजिंग के बारे में, प्रोसेसिंग के बारे में मतलब कि इन्होंने जागरूकता इनके अंदर दिखाई दी। और नगर पालिका से भी काफ़ी सपोर्ट मिला कि मतलब कि अगर ऐसा कराया जाता है भविष्य में तो प्रशिक्षण और भी कराया जाए तो उसका लाभ मिलेगा। निश्चित विश्वास कि हमें लग रहा है कि महिलाओं के अंदर अगर 10% भी अगर उद्योग हमारा लग जाए, स्वरोजगार जुड़ जाए तो बहुत बड़ी सफलता हम उसको मानते हैं। मैं बधाई देना चाहता हूँ उन तमाम अपनी बहनों को जिन्होंने यहाँ पे 7 दिवसीय प्रशिक्षण में भाग लिया, और बधाई देना चाहता हूँ इस ध्यान विभाग के अधिकारियों का जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में भी अपना योगदान दिया। और मैं सबसे बड़े जो हमारे इस प्रदेश के मुखिया हैं उनका भी धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि वो महिला सशक्तिकरण के लिए लगातार एक से एक मजबूत कदम उठा रहे हैं, जिससे कि हमारी महिलाएं, हमारी बहनें स्वरोजगार में अपना कदम आगे बढ़ाएं और इस देश की तरक्की में कंधे से कंधा मिला करके वो अपना योगदान दें। तो हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, उनकी सोच को आगे बढ़ाने का काम ये हम सब लोग मिलकर के कर रहे हैं। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मामला जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखंड प्रताप नगर का है। हॉस्पिटल से इलाज करवाकर बाइक से घर लौट रहे रघुवीर सिंह और प्रकाश सिंह दोनों सगे भाई लंब गांव से मुखेम जा रही बस से टकरा गए, जिसमें रघुवीर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि प्रकाश सिंह गंभीर रूप से घायल हुआ है। डीएम चंपावत मनीष कुमार ने चंपावत से टनकपुर तक के राष्ट्रीय राजमार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्वाला, अमोड़ी, चल्थी जैसे क्रॉनिक भूस्खलन और सुरक्षात्मक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों की स्थिति का जायजा लिया। सीजन है, जब बारिश हो रही है, कहीं पर भी जान और माल की हानि ना हो और आपदा की तैयारियां ससमय कर ली जाए। उसके क्रम में आज हम लोगों ने चंपावत से लेकर के यहाँ टनकपुर, बनबसा, इन सभी क्षेत्रों में जो ऐसे क्रिटिकल क्षेत्र थे जहाँ पर आपदा से जो जान माल की हानि हो सकती है, वो संभावित क्षेत्र हैं, उन सभी क्षेत्रों का भ्रमण किया गया। इसमें जो हमारा उछली कोट, शारदा नदी और साथ साथ पूर्णागिरी तक के क्षेत्र का हम लोगों ने आज भ्रमण किया। जो क्षेत्र जहाँ पे स्लाइड्स हैं उसके लिए NHAI को, और PWD के क्षेत्र में अगर कहीं नाले चौक हैं उसके लिए एंकर बोल्ट्स निकले हुए हैं कहीं पर, उनके लिए भी निर्देश दिए गए। चोरी की लगातार बढ़ रही वारदात पर लगाम करने में जुटी गंगनहर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बावरिया गिरोह के 2 सदस्यों को चोरी हुई ज्वेलरी और अन्य सामान के साथ गिरफ्तार किया। गंगनहर कोतवाली में चोरी का खुलासा करते हुए एसपी देहात शेखर चंद्र सोयाल ने बताया कि 10 जून को प्रीत विहार निवासी एकता की ओर से तहरीर देकर यह बताया गया था कि चोरों ने उसके घर में रखी नकदी और लाखों की ज्वेलरी चोरी कर ली है। मुकदमा दर्ज करके कोतवाल साहब जिस टीम को लीड कर रहे थे, हमारे SSI के नेतृत्व में टीम बनाई गई थी। हमारे कुछ लड़कों ने प्राइवेट में रह के काम किया, CCTV फुटेज खंगाले गए, उस पर्टिकुलर एरिया का डंप डेटा लिया गया। तो फाइनली कुछ संदिग्ध हमारी पड़ताल में निकले
उन संदिग्धों को लेकर के हमने अपने मुखबिरों को भी इंटीमेट किया था और थाने की टीम प्राइवेट में लगातार उसमें काम कर रही थी। और जो हुलिया मिला हमने अदर स्टेट अदर डिस्ट्रिक्ट से भी उनको शेयर किया, तो ये पता लगा कि ये दूसरे स्टेट से आने के ये लोग काम करने वाले हैं। ऐसी कई घटनाएं इन्होंने करी हैं, तो हमारी टीमों ने लगातार दबिश डाली और कल ये चोर फिर एक और घटना की फिराक में रुड़की शहर में घूम रहे थे। तो रात को हमारी गंगनहर टीम ने इनको पकड़ा। तो 2 लोग मई माल के साथ, क्योंकि ये घटना करने के बाद अपने मूल स्थान में नहीं जा पाए तो सामान इनके पास ही था। तो फाइनली जो हमारा उस चोरी में करीब 5 लाख का गोल्ड और जो नगद पैसा गया था, लगभग 100% 97% रिकवरी हमारी टीम ने करी है। चंपावत जिले में मानसून के चलते बारिश का दौर शुरू हो चुका है, तो वहीं आपदाओं को लेकर चंपावत जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के चलते इलाके की रामगंगा, सरयू और महाकाली नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। लोहाघाट एसडीएम ने बताया कि लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र में सभी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हर तहसील में आपदा कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जिनके प्रभारी तहसीलदार और आरके को नियुक्त किया गया है। हमारा इस बार मानसून सीज़न 15 जून से 15 सितंबर तक रहता है और इस बार प्री मानसून था और वो दिख भी रहा है। इसके लिए हमने तैयारियां की हैं, जैसे हमने हर तहसील में एक कंट्रोल रूम बनाया है और कंट्रोल रूम के प्रभारी वहाँ के आरके और तहसीलदार को बनाया गया है। साथ ही हमने अपनी पूरी तहसील में 2-2 कानगो वाइज सेक्टर डिवाइड किए हैं। जैसे हमारे लोहाघाट में 2 कानगो क्षेत्र हैं, तो उनको हमने सेक्टर में डिवाइड किया है और सेक्टर प्रभारी हमारे कानगो रहे हैं। हमने अपने राहत शिविर बनाए हैं कि अगर बाई चांस किसी को घर कहीं मलबा आता है या कुछ मिसहैप होता है तो उनको वहाँ से शिफ्ट करके हम राहत शिविरों में ले जाएं, जो हमारे विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र या फिर हमारे गेस्ट हाउसेस हैं। इसके साथ ही जो हमारी रोड है उस पर मलबा आता है, रोड बाधित हो जाती है, तो जिस डिपार्टमेंट की रोड है उस डिपार्टमेंट को वहाँ जेसीबी डिप्यूट करने हेतु बोला गया है। मानसून की जन के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा के आदेशानुसार फायर स्टेशन लोहाघाट की टीम पूरी तरह से दुर्घटना की स्थिति में तैयार रहती है, पड़ने पर के लिए प्रतिबद्ध है। समस्त वाहन उपकरण तैयारी की स्थिति में रखे गए हैं तथा जनता की अपील के हैं कि किसी भी प्रकार की दुर्घटना पर तत्काल 112 पर कॉल करेंगे और हमारा फोर्स तत्काल सूचना आने पर ही तत्काल यहाँ से रवाना हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी आज आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर संविधान हत्या दिवस मना रही है। उत्तराखंड में भी भाजपा ने जिले और बूथ स्तर तक कार्यक्रम आयोजित किए। इनका मकसद लोकतंत्र के इस काले अध्याय की जानकारी देना है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा कि 50 साल पूर्व इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया था और विपक्ष के नेताओं को जेल में डालने का काम किया। आज वही कांग्रेस संविधान बचाने की बात करती है। आज का दिन देश के नागरिक नहीं भूल सकते, क्योंकि आज के दिन 50 वर्ष पूर्व कांग्रेस की नेता और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जिस प्रकार से देश में आपातकाल लगाया था, चौथे स्तंभ से लेकर के विपक्ष के नेताओं का गला घोटने का काम, उनको जेल में ठूंसने का काम जिस प्रकार के कांग्रेस की सरकार ने किया, वो कांग्रेस आज संविधान बचाओ की बात करती है। कांग्रेस को आज का दिन याद करना चाहिए। आज पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी तमाम जगहों पर गोष्ठियां करके कार्यक्रम करके ये नई जो पीढ़ी है उसको बताना चाहती है कि इस देश के अंदर किस प्रकार से एक तानाशाही सरकार रही है। उत्तराखंड की सियासत में चर्चा का केंद्र बने पूर्व विधायक सुरेश राठौर आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने पार्टी नेतृत्व को अपना पत्र सौंपा और मीडिया के सामने साफ शब्दों में कहा कि ना कोई शादी की, ना आपत्तिजनक बयान दिया, अगर वीडियो है तो दिखाएं। राठौर ने कांग्रेस पर भी पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पहले अपने नेताओं के वीडियो सामने लाए, फिर सवाल उठाए। कोई अमर्यादित भाषा का प्रयोग कभी नहीं किया और ना कर सकता हूँ। भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है और माँ को कभी कोई अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो नोटिस क्यों दिया था फिर आपको? देखो, अब किसी ने क्या संज्ञान लिया, मैंने उसका जवाब लिखित में दे दिया। पार्टी प्लेटफार्म पे अपनी बात को रख दी। वर्ष 1980 से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। 45 साल पार्टी में काम करते हुए मंडल अध्यक्ष से लेकर जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी का 2 बार 3 बार मोर्चे का अध्यक्ष रहा हूँ, राष्ट्रीय महामंत्री रहा हूँ, 2 बार आयोग का उपाध्यक्ष रहा हूँ। कभी भी मेरे द्वारा भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध कभी कोई बयानबाजी किसी नेता के विरुद्ध नहीं की गई
और ना भारतीय जनता पार्टी के संगठन के। विपक्ष अगर वीडियो जारी करना तो नरेंद्र तिवारी के करें, हरीश सिंह रावत के करें, अपना हरीश रावत जी के करें, अब उनके करें जो उनके लोग हैं। क्या करें? मैंने कहा आपने क्या आपने फेरे फेरते हुए देखा क्या? वरमाला डालते हुए देखा क्या? सिंदूर लगाते हुए देखा क्या? कोई सर्टिफिकेट कहीं कोर्ट मैरिज किया क्या? नहीं, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बकायदा बोला था। मैंने कहा वो जीत गई, मैं हार गया। जो शादी नहीं किया आपने। मैं शादी की कोई बात नहीं कर रहा। शादी नहीं किया मैं वो जीत गई, मैं हार गया। वो क्या जीत कर रही है? वो फिल्म अभिनेत्री हैं और जिस फिल्म की बात करती हैं, जो बाल वाले चित्र की बात करती हैं, मैंने वो क्लेरिफिकेशन भी दे दिया। कहो तो मैं आपको दे दूं। पहाड़ों की रानी मसूरी जाने वाले पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है। अब वो देहरादून से मसूरी केवल 20 मिनट में पहुंच सकते हैं। अभी दोनों शहरों के बीच करीब 33 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1.25 घंटे का समय लगता है। इस पहाड़ी रोड पर अक्सर घंटों तक जाम लगता है, लेकिन अब दोनों शहरों को जोड़ने के लिए 5 किलोमीटर से ज्यादा लंबा रोपवे बनाया जा रहा है, जो सितंबर 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा। देहरादून मसूरी रोपवे का लगभग 50% काम पूरा हो चुका है। इस रोपवे के निर्माण से मसूरी में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और यात्रियों को आकर्षक प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेने का मौका मिलेगा। साथ ही ये रोपवे सड़क यातायात में कमी लाने में भी मदद करेगा। मसूरी का जो रोपवे है और इसमें जो निर्माण कार्य अभी शुरू हुआ है, अभी लगभग 5.5 किलोमीटर की इसकी लंबाई है और पुरकुल से लेकर लाइब्रेरी चौक तक लगभग 26 टावर इरेक्ट होने हैं। उसमें से 16 टावर्स में काम हो चुका है और 10 में भी अब फाउंडेशन खोदने की कार्रवाई लगभग शुरू हो चुकी है। और वैसे तो इनको लगभग सितंबर आपको 26 तक कंप्लीट करके देना है और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से ये पूरा हो जाए। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।